हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सपुष्पक पौधों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे कि कैसे पौधों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। तो लैंगिक प्रजनन क्या है, ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं कि इसमें नर और मादा गैमीट का फ्यूज़न या फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है और जाइगोट में पुनः समसूत्रण विभाजन के द्वारा कई कोशिकीय रचना बनती है, जिससे नए जीव की या नए प्लांट की उत्पत्ति होती है। तो देखेंगे हम लोग कि पौधों में कौन सा अंग है जो प्रजनन क्रिया में पौधों को मदद करता है। तो सपुष्पक पौधों में लैंगिक प्रजनन के मुख्य अंग क्या होता है? फूल या फ्लावर। फ्लावर ही ऐसा अंग है पौधों का जिसके द्वारा पौधे लैंगिक प्रजनन की क्रिया करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक फ्लावर के संरचना को एक बार देखेंगे शॉर्ट में कि किस तरह का फूल का संरचना होता है। तो फूल, एक सामान्य फूल में 4 चक्र या 4 भाग होते हैं। फर्स्ट है बाह्य दल पुंज या कैलिक्स, और ये जो देखो कैलिक्स कौन सा पार्ट है हम लोग यहीं देखते चलेंगे। ये ग्रीन कलर का देखते हो, पंखुड़ी जैसा सबसे बाहरी कली अवस्था में जो कली को ऊपर से घेर के रखता है, प्रायः ग्रीन कलर का होता है, उसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। और एक एक उसके पंखुड़ी को क्या बोलते हैं? सेपल। दूसरा पार्ट है दलपुंज, जो कलरफुल पार्ट जो होता है फूल का, किसी का लाल, किसी का पीला, किसी का नीला, वो पार्ट एक्चुअली क्या होता है? दूसरा चक्र फूल का दलपुंज, और उसको इंग्लिश में कोरोला। और एक एक दल को क्या बोलते हैं? पेटल। एक एक जो अलग अलग पंखुड़ी है उसको क्या बोलते हैं? पेटल। तीसरा पार्ट जो फूल के अंदर रहता है, कैलिक्स और कोरोला के अंदर जाओगे तो क्या दिखाई देगा? पुमंग या इंग्लिश में एंड्रोसियम, और इसको स्टामेन भी बोलते हैं। और ये जो है वो पौधे का जो जनन क्रिया में मदद करने वाला मेल पार्ट है पौधे का, मतलब नर जनन अंग पौधे का पुमंग या एंड्रोसियम को बोलते हैं, स्टामेन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और चौथा पार्ट क्या है? जायांग या गाइनोशियम, और इसको कार्पल या पिस्टिल भी बोलते हैं। तो देखें हम लोग कि 4 पार्ट कौन कौन सा है फूल का, 4 अंग कौन कौन सा है, जिसमें कैलिक्स और कोरोला यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है वो फूल का एसेसरी होल है। ये रिप्रोडक्शन क्रिया में, प्रजनन क्रिया में सहायक नहीं है, फूल के संरचना में सिर्फ ये सहायता करता है। और बाकी पुमंग और जायांग। पुमंग क्या है? पौधे का फूल का मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी नर अंग, और जायांग क्या है? फूल का मादा अंग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? नेसेसरी होल या जनन भाग, पौधे का जनन अंग नर और मादा दोनों इस पुमंग और जायांग को बोलते हैं। तो कौन कहाँ है हम लोग देखेंगे। ये देखो, ये है फूल का बाह्य दलपुंज, ये पिंक कलर में दलपुंज, और इसके अंदर देखो ये जो इस तरह से देख रहे हो ये क्या है? एंड्रोसियम। और ये ऐसा फूला हुआ नीचे में और ऊपर में लंबा स्ट्रक्चर जो देख रहे हो वो क्या है? जायांग का। तो मेनली हम लोग यहाँ पे जनन क्रिया में पुमंग और जायांग के बारे में देखेंगे, आगे थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो ये जो पुमंग है उसमें 2 भाग होता है इस तरह का, इसका ये पतला नली जैसा रचना होता है, और इसमें इस तरह से 2 पार्ट होता है इसका, इसको क्या बोलते हैं? 2 पार्ट से मिल के बना होता है पुंकेसर या स्टामेन, जिसमें ये जो देख रहे हो ये क्या है? परागकोश, जिसको कि एंथर सैक बोलते हैं। स्टामेन जो है या पुमंग जो है वो 2 पार्ट से मिल के बना होता है। एक है, यहाँ तुम लोगों को देखो दिखाया भी गया है, फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और दूसरा जो यहाँ पे जिसमें परागकण भरे हुए रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? परागकोश, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है फीमेल पार्ट या मादा पार्ट जो है वो कार्पेल या जायांग, वो 3 अंग से मिल के बना होता है। उनको क्या क्या बोलते हैं?
सबसे नीचे जो फूला हुआ भाग है उसको क्या बोलते हैं, अंडाशय या ओवरी। और ओवरी देखो एक पतली नली जैसी बाद में रचना से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका या स्टाइल। और इसका जो सबसे ऊपरी छोर है अंडाशय का, उसको क्या बोला जाता है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। तो यही तीन जो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इसी तीनों अंगों से मिलके मादा जनन अंग यानी जायांग की रचना हुई है, गाइनोसियम की रचना हुई है। तो ये जो स्टिग्मा पार्ट जो है वो थोड़ा सा स्टिकी मतलब चिपचिपा होता है, जिसके कारण जब पराग कण जो है वो यहाँ पे आते हैं तो इसमें चिपक जाते हैं। अब देखो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े हैं कि नर और मादा का मिलन या फर्टिलाइजेशन होता है। तो नर अंग यहाँ है, मादा अंग यहाँ है, तो ये कैसे एक दूसरे के पास जाएंगे और इनका मिलन होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे आगे। परागन क्रिया या पॉलिनेशन क्रिया होती है इनमें, फूलों में, तो वो कैसे होती है वो हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोगों को कुछ टर्म जानना होगा। अभी हम लोग देखें कि 4 अंग से होते हैं फूल में, तो कोई कोई फूल ऐसा है जिसमें चारों चक्र मौजूद होंगे, कोई कोई फूल ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई एक अंग नहीं भी मौजूद हो सकता है। तो उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि संपूर्ण एवं अपूर्ण पुष्प, 2 तरह से पुष्प को हम लोग बांट सकते हैं। तो संपूर्ण पुष्प किसको कहेंगे, जिसमें ऐसे चारों चक्र, फूल के ये चारों चक्र, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग, ये चारों जिस फूल में उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा, उसको क्या कहेंगे, संपूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर। और कभी कभी देखा जाता है कि कोई एक पार्ट, जैसे या तो नर पार्ट या मादा पार्ट जो है, या एंड्रोसियम या गाइनोसियम में से कोई एक एब्सेंट होता है, नहीं होता है, तो उस फूल को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर, अपूर्ण पुष्प। तो संपूर्ण पुष्प देखो जैसे मटर, जवा, गुलाब, टूलिप, ये सब क्या है, संपूर्ण पुष्प, इसमें चारों चक्र फूल के मौजूद होते हैं। और इनकम्प्लीट फूल किसको बोलेंगे, कुम्हड़ा, पपीता, स्क्वाश, वो सब में देखोगे कि किसी में नर तो किसी में मादा जनन अंग मौजूद होता है, तो उसको हम लोग इनकम्प्लीट कहते हैं, इनकम्प्लीट फूल। और एक दूसरा टर्म भी है सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, एक लिंगी एवं द्विलिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प किसको कहेंगे कि कुछ पुष्पों में नर या मादा जनन अंगों में से कोई एक ही उपस्थित होगा, दोनों नहीं, एक ही फूल में दोनों अंग उपस्थित नहीं होंगे, या तो नर होगा उपस्थित नर अंग या तो मादा अंग, तो उनको क्या बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प। जैसे लौकी का, कुम्हड़ा का, पपीता का। अगर स्टैमिनेट पुष्प, अगर जिसमें सिर्फ मेल पार्ट होगा, नर अंग मौजूद होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैमिनेट पुष्प। और जिसमें मादा अंग सिर्फ मौजूद होगा उसको क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट पुष्प। ठीक है, तो ऐसे पुष्प जिसमें दोनों उपस्थित होंगे, नर और मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प, दोनों उसमें उपस्थित होगा, नर भी और मादा भी, जैसे मटर का, जवा का। ठीक है, अब देखो कि फूल का जो मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट जो है, तो मेल पार्ट से जो पराग कोश में पराग कण बने, पराग कण कहाँ बनता है, पराग कोश में, एंथर में। जब ये एंथर फटता है तो ये पराग कण क्या, जब ये मैच्योर होता है, फट जाता है, तो पराग कण बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के ये कहाँ जाएंगे, फीमेल पार्ट के पास इनको पहुंचना होता है। फीमेल पार्ट तक पहुंचेंगे तभी जाके फ्यूज़न की क्रिया या निषेचन की क्रिया होगी। तो पॉलन ग्रेन जो या पराग कण जो है वो कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं, फीमेल पार्ट के वर्तिकाग्र तक कैसे पहुँचते हैं, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण की क्रिया, जो कई प्रकार से हो सकती है। तो परागण क्रिया क्या है, पराग कोश से उत्पन्न पॉलन ग्रेन का
उसी फूल या उसी जाति के दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक पहुँचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण की क्रिया। ये कोई कीड़ा द्वारा भी हो सकता है, ये हवा के द्वारा भी पहुंच सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, या कोई पक्षी इसके ऊपर बैठा, परागकण उसके ऊपर लग गया और वो यहाँ तक ले आया इसको। तो कई कारण से ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ तक पहुँचते हैं, और तब ये पॉलन ग्रेन या परागकण जो है वो एक्चुअली क्या काम करते हैं? मेल गैमिट का या नर गैमिट का काम करते हैं। और मादा गैमिट कहाँ है? इसके अंदर, ओवरी के अंदर एग सेल मादा गैमिट है जिससे इसको मिलना है। तो ये परागण की क्रिया द्वारा ये पॉलन ग्रेन यहाँ से वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, और ये 2 प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट क्या है? स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? एक ही फूल के, दूसरा फूल नहीं, एक ही फूल के पॉलन ग्रेन जब उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक ही फूल होगा, एक ही फूल या उसी पौधे का दूसरा फूल दूसरे पौधे के फूल पे नहीं जाएगा, तब क्या बोलेंगे उसको? स्वपरागण। ठीक है। जब एक ही फूल के पॉलन ग्रेन्स उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तब क्या कहेंगे? स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा है पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित फूल, एक ही जाति का पौधा होना चाहिए और दोनों अलग अलग प्लांट होंगे, पौधा होगा, लेकिन दोनों के अलग अलग फूलों के में जब पॉलिनेशन की क्रिया होगी तब क्या बोलेंगे उसको? पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण पर परागण देखें तो दोनों में अच्छा कौन सा होता है? पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। तो अभी हम लोग दोनों के बारे में कुछ जानकारी और लेंगे। स्वपरागण क्या होता है? द्विलिंगी पुष्पों में यदि स्टामेन और कार्पेल यानी नर और मादा अंग अगर एक ही समय मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तभी स्वपरागण की क्रिया होती है। और इससे उत्पन्न जो पौधे होंगे, इससे उत्पन्न जो बीज होगा जिनसे पौधे बनेंगे, वो प्रायः मातृ पौधे के समान होंगे। सारा गुण उनका क्या होगा? जो मातृ पौधा है उनके समान होगा। ठीक है। और इसके दोष क्या हैं स्वपरागण के? क्या इसमें त्रुटि होगा कि कई पीढ़ी तक लगातार इस परागण से संतान क्या होने लगती है? कमज़ोर होने लगती है, और इससे जो बीज उत्पन्न होते हैं उनकी गुणवत्ता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। और पर परागण की विशेषता क्या है? पर परागण की कई विशेषताएं हैं। देखो, फर्स्ट क्या है? इससे उत्पन्न संतानें काफ़ी स्वस्थ होती है तथा जीवन संघर्ष की क्षमता वाली होती है। ज़्यादा क्या होता है उनमें? स्ट्रेंथ होता है। दूसरा क्या है? बीज स्वस्थ, अधिक मात्रा में और अधिक दिनों तक जीवित रहने वाले होते हैं बीज, यानी अच्छे क्वालिटी का बीज बनता है। तीसरा क्या है? इससे कई किस्में उत्पन्न होती हैं। चौथा क्या है? इस प्रकार उत्पन्न हुए बीजों में अपने वातावरण के अनुकूलन की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं बीज। पांचवा क्या है? बीजों में अंकुरन का प्रतिशत अधिक होता है, क्योंकि बीज बहुत गुणकारी हैं तो बहुत सारा बीज जो है वो नष्ट नहीं होता है, सारे क्या होते हैं? अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। अब इसका दोष क्या है? इस परागण क्रिया के लिए पौधों को बाहरी कारकों पर निर्भर करना होता है, क्योंकि हम लोग देखे थे कि क्रॉस पॉलिनेशन दो अलग अलग पौधे के, एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे के फूल में होता है। तो एक फूल से दूसरे फूल तक परागकण का पहुंचना क्या पे निर्भर करता है? बाहरी कारकों के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा क्या है? परागकणों का नुकसान भी अधिक होता है, क्योंकि एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचने में परागकण क्या होते हैं? बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। तीसरा क्या है? यह निश्चित नहीं होता है कि होगा ही। ठीक है। और चार क्या है? कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए कई तरीके अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो होगा इसके लिए कारक चाहिए। ठीक है। तो और एक चीज़ तुम लोग देखोगे कि पॉलिनेशन क्रिया जो है, जो स्वपरागण है उसको ऑटोगेमी भी बोलते हैं, और पर परागण क्रिया को क्या बोलते हैं?
एल्लोगैमी, ये भी टर्म तुम लोग याद रखोगे, ऑटोगैमी एंड एल्लोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी किसको बोलेंगे? स्वपरागन, और एल्लोगैमी किसको बोलेंगे? परपरागन। ठीक है, और एक टर्म है गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी भी कभी कभी तुम लोग बुक में दिया है, ध्यान रखोगे। परागन एक ही पौधे के पुष्प में जब होगी तो उसको गिटोनोगैमी यानी ऑटोगैमी के समान ही है। और जीनोगैमी एक टर्म है जिसका क्या मतलब है कि परागन एक ही जाति के अलग अलग पौधे के पुष्प में होगी, अलग अलग पौधे के जो पुष्प होंगे उनमें परागन की क्रिया होगी। तो परागन के समय खास करके क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागन की जब क्रिया होती है तो वर्तिकाग्र स्टामेन से वर्तिकाग्र तक पॉलिन ग्रेन का पहुंचना जो है वो कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसके कारण इसको कई प्रकार के पॉलिनेशन एजेंट के कारण इसको हम लोग देखेंगे कि किस किस प्रकार से होता है। यदि ये हवा के द्वारा होता है, पॉलिनेशन की क्रिया जो है, परागन की क्रिया अगर हवा के द्वारा होगी तब इसको क्या बोलेंगे? एनीमोफिली। ठीक है, एनीमोफिली जब परागन की क्रिया हवा द्वारा होगी। तो फूल के परागकण इसके लिए क्या होने चाहिए? हल्के होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, जिससे हवा में आसानी, और काफ़ी संख्या में होने चाहिए, जिससे ये आसानी से उड़कर एक जगह से दूसरे जगह यानी एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंच जाए। और परागकण अधिक संख्या में, जैसे धान में हम लोग देख सकते हैं हवा के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। जल के द्वारा भी होती है पॉलिनेशन की क्रिया, जल भी एजेंट का काम करता है परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम, तब उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। जब जल के द्वारा होगा पॉलिनेशन तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। तो पानी के बहाव के साथ ये एक जगह से दूसरे जगह परागकण जो है वो पहुंच जाते हैं। तो पानी के कई प्लांट्स में वायु कीटों द्वारा भी, पानी वाला प्लांट्स जो है उसमें ज़रूरी नहीं है कि पानी के बहाव के साथ ही परागकण पहुँचेंगे। पानी वाले प्लांट्स में भी वायु द्वारा, कीटों द्वारा परागन की क्रिया हो सकती है। जैसे हाइड्रीला है, हाइड्रीला में प्रायः जल के द्वारा ही पॉलिनेशन की क्रिया होती है। कीट के द्वारा भी होता है पॉलिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। ठीक है, एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली कीटों के द्वारा परागन क्रिया होने के लिए खास बात क्या है कि फूलों का रंग जो है वो चटकीला होना चाहिए, मकरंद हो, सुगंध हो, जिसके कारण कीट जो है वो क्या होगा? फूलों के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, और उनके क्या होता है जब वो बैठते हैं उस फूल पे तो परागकण उनके पैर में, उनके बॉडी में लग जाता है। फिर वो जब दूसरे फूल पे बैठते हैं तो वहाँ पे वो कण जाके वर्तिकाग्र में चिपक जाता है, तो जैसे आम में होता है। और चौथा क्या है? पक्षियों के द्वारा या कोई जानवर के द्वारा, जीव जंतु के द्वारा जब पॉलिनेशन की क्रिया होगी तब क्या उसको बोलेंगे? जूफिली। ठीक है, तो पक्षी पुष्प जो है वो बड़े, रंगीन एवं गंधहीन होते हैं, जिसके कारण पुष्प, अगर पक्षी पुष्प पे बैठते हैं तो उनमें, उनके बॉडी में लग जाता है, या कोई जीव जंतु फूलों के ऊपर चढ़ा तो उसके ऊपर भी लग गया, उसके बॉडी में लग गया, जैसे सेमल। ठीक है, परागन की क्रिया हो गई और परागकण जो है वो कहाँ पहुँच गए? स्टिकी या चिपचिपा जो वर्तिकाग्र था वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पे ये क्या हुए? चिपक गए। तो जो परागकण इसको क्या करेगा? कुछ इसके जो तरल पदार्थ हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा और फूल जाएगा, और फूलने के बाद देखो ये पॉलन ट्यूब रेड कलर से दिखाया है ना, पॉलन ट्यूब जो है वो इसमें ग्रो करने लगेगा, और पॉलन ट्यूब ग्रो करके कहाँ पहुँच जाएगा? ओवरी तक। ठीक है, तो इस पॉलन ट्यूब से होके दो मेल गैमीट यानी दो न्यूक्लियस जो है मेल गैमीट के रूप में यहाँ अंदर आता है, और ये सिनर्जिड से होके, सिनर्जिड से अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो ओवरी है, ओव्यूल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ देखो ऊपर में 3, इसमें ये 8 से 7 कोशिका और 8 न्यूक्लियस का बना हुआ स्ट्रक्चर है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है ओवरी के अंदर, ओव्यूल का। ठीक है,
तो इसमें 3 सेल जो ऊपर वाला यहाँ अलग से मैं दिखाई हूँ, ये 3 सेल जो है वो एंटीपोडल सेल, और यहाँ पे एक एग कोशिका है, ये देखो, और इस एग कोशिका के साथ क्या है, 2 सिनर्जिड सेल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कोशिका ये, और एक जो ये बड़ा सा जो सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ देखो 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में होते हैं, ये कोशिका नहीं, सिर्फ केंद्रक के रूप में ही पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर केंद्रक। ठीक है, तो 2 पोलर केंद्रक होता है, और 2 पोलर केंद्रक यहाँ 3 4 5 6 7 8 केंद्रक, और 1 2 3 4 5 6 और एक 7 कोशिकीय संरचना ये ओव्यूल की होती है। तो जब यहाँ से 2 मेल गैमीट, ये देखो यहाँ से मैं यहाँ दिखा रही हूँ, 2 मेल गैमीट या 2 न्यूक्लियस जब पॉलन ग्रेन से आते हैं, पॉलन ग्रेन का, तो ये सिनर्जिड से होकर अंदर प्रवेश पाते हैं, और सिनर्जिड सेल ही इनको ये अंड कोशिका का रास्ता जो है वो दिखाती है। इसके बाद ये दोनों न्यूक्लियस जो अंदर जाते हैं, तो दोनों क्या करते हैं, एक जो है वो एक सेल के साथ, ये देखो एक जो है वो एक सेल के साथ आके फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइज है। ठीक है, और दूसरा जो न्यूक्लियस अंदर प्रवेश पाता है वो किसके साथ जाके फर्टिलाइज करता है, ये 2 जो पोलर न्यूक्लियाई है बीच में, उनके साथ 2 पोलर केंद्रक जो है वो उनके साथ जाके फर्टिलाइज होता है, फ्यूज़ होता है, या निषेचन की क्रिया। तो देख रहे हो निषेचन की क्रिया यहाँ कितने बार होगी, 2 बार। एक बार अंड कोशिका का न्यूक्लियस के साथ, पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस आया था पोलन ट्यूब से होके, उसके साथ मेल गैमीट के साथ, और दूसरा मेल गैमीट का फ्यूज़न किसके साथ होगा, 2 पोलर केंद्रक के साथ। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन भी इसको बोलते हैं। क्यों दोहरा निषेचन बोलते हैं, समझ में आ गया तुम लोगों को, क्योंकि निषेचन की क्रिया, चूँकि 2 मेल गैमीट, इसमें 2 मेल केंद्रक प्रवेश पाया है, तो दोनों अलग अलग फ्यूज़न की क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। किसके साथ करते हैं मैं बताई, एक किसके साथ, एग कोशिका के साथ, अंड कोशिका के साथ, और दूसरा 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ, 2 पोलर केंद्रक के साथ। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। और अब इससे बनता क्या है, देखो, जो मेल गैमीट एग के साथ फर्टिलाइज होता है वो क्या बनाता है, जाइगोट, वो क्या बनाएगा, जाइगोट। और दूसरा जो ये ट्रिपल फ्यूज़न इसको बोलते हैं, ये भी तुम लोग याद रखोगे, ट्रिपल फ्यूज़न क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 3 केंद्रक आपस में फ्यूज़ करके एक संरचना बनाते हैं, जो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, 3 केंद्रक से बना हुआ संरचना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है, और ये ट्रिपल फ्यूज़न के द्वारा क्या बनता है, एंडोस्पर्म, ये क्या बनाता है बाद में, एंडोस्पर्म, जिसका काम है वो हम लोग देखेंगे। ये क्या करता है, जब जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रायो बनाता है, भ्रूण बनाता है, उस समय एंडोस्पर्म क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है, मतलब भोजन की व्यवस्था। उस समय ये क्या करता है, इसमें भोजन के लिए कोई खास अंग नहीं होता है भोजन देने के लिए, उस समय एंडोस्पर्म इसको क्या प्रदान करता है, न्यूट्रिशन या उसको भोजन प्रदान करता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूज़न क्या है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तुम लोग देखें। आगे हम लोग और भी कुछ टर्म देखेंगे इसमें। तो ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है उसको PEN यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो 2 बार संपूर्ण संयोग प्रक्रिया में 2 बार संयोग या फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई। पहला कब हुआ, एक बार नर केंद्रक का दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और दूसरा नर केंद्रक का अंड कोशिका के साथ। देखें हम लोग जो अभी, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक ही एम्ब्रायो सैक में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब जाइगोट बन गया, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बन गया। तो जाइगोट का जब विकास होता है
भ्रूण का जब विकास होता है उस समय ये जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष, वो भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। अब निषेचन की क्रिया हो गई। निषेचन की क्रिया के बाद क्या होता है, दोनों में ओव्यूल और ओवरी, ये ओव्यूल और ये ओवरी दोनों में बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन होता है। और ओव्यूल या बीजांड जो है वो क्या का रचना कर लेता है, बीज का। और ओवरी जो है वो क्या में परिवर्तित हो जाता है, फल में। हम लोग जानते हैं फल के अंदर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फल के अंदर बीज होता है, तो ये जो ओव्यूल है वो बीज में और ओवरी जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। तुम लोग याद रखोगे, अंडाशय क्या में परिवर्तित हो जाता है, फल में, और बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, अब हम लोग जानते हैं कि बीज से ही दूसरे पौधे की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार बीज युक्त फल जो है वो मैच्योर होता है, परिपक्व होने लगता है। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो फल से ये बीज अलग हो जाता है और अनुकूल परिस्थितियाँ, मतलब उचित ताप, हवा, नमी मिलने से ये बीज जो है वो अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। तो इस तरह से प्रजनन की क्रिया कंप्लीट होती है। और बाकी पुष्प के जो अंग होते हैं, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, वो सब क्या होता है, सूख के अलग हो जाते हैं फूल से। ठीक है, और भी क्या क्या चेंजेज होता है इसमें देख लो। तुम लोगों को कभी कभी आता है क्वेश्चन, अंडाशय या ओवरी से क्या बना, फल। ओव्यूल या बीजांड से क्या बना, सीड या बीज। बीजांड की जो भित्ति थी, इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल्स, उससे क्या बना, बीज का आवरण, बीज का खोल। ठीक है, और ओवरी वाल जो था, अंडाशय की भित्ति, उससे क्या बना, फ्रूट वाल या फल भित्ति। जाइगोट क्या में परिवर्तित हो गया बाद में, इम्ब्रायो में। माइक्रोपाइल या अंड द्वार से क्या बना, बीजांड द्वार या सीड पोर। और सिनर्जिड और एंटीपोडल्स जो सेल थे वो नष्ट हो गए, डीजेनरेट हो गए। तो इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया क्या हुई, कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में, अभी हम लोग पौधों में देख रहे थे, अभी हम लोग जंतुओं में देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, लैंगिक जनन की क्रिया। तो हम लोग जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन की इकाई क्या है, गैमीट होती है। देखिए हम लोग नर गैमीट और मादा गैमीट का मिलन होता है लैंगिक प्रजनन में। और अलैंगिक प्रजनन की इकाई क्या होती है, स्पोर। तो यहाँ पे गैमीट बनेगा और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। मेल गैमीट को जंतुओं में क्या बोलते हैं, स्पर्म, और मादा गैमीट को क्या बोला जाता है, ओवा या ओवम। तो दोनों में फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट में लगातार विभाजन होकर इम्ब्रायो और उससे नए जीव का विकास होता है। तो जंतुओं में भी सेम प्रक्रिया होती है जैसे पौधे में हम लोग देखें। अब जंतु भी एक लिंगी या द्विलिंगी या उभयलिंगी हो सकता है। तो एक लिंगी जंतु किसको कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही लिंग हो, नर या मादा दोनों में से कोई एक ही उसके बॉडी में प्रेजेंट हो, तो क्या बोलेंगे उसको, एक लिंगी। जैसे मछली, टोड, और हम लोग मनुष्य जाति, नर और मादा दोनों क्या होगा यहाँ पे, अलग अलग। और द्विलिंगी या उभयलिंगी किसको बोलेंगे, बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट, जिस कभी कभी किसी जीव में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव अंग जो है, दोनों प्रजनन अंग एक ही जीव में पाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट। जैसे केचुआ में कुछ पार्ट जो है उसमें मेल और कुछ पार्ट में फीमेल उसका बॉडी में अंग पाया जाता है, फीमेल प्रजनन अंग, इसलिए इसको हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल जंतु के रूप में हम लोग जानते हैं। अब जंतुओं में देखो खास चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे कि निषेचन की क्रिया जो है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है, वो दो प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट है बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया जनन अंगों के बाहर संपन्न होती है, जनन अंग जो बॉडी में है वहाँ पे
प्रजनन की क्रिया निषेचन की क्रिया नहीं होके कहाँ होगी, बाहर। जैसे मछली में, टोड में, मछली में क्या होता है या मेढक में क्या होता है कि नर जो मादा जो है वो पानी में अपना अंडा छोड़ती है और नर जो है वो आके उसी जगह में क्या छोड़ देता है, अपना स्पर्म को छिड़क देता है और पानी में ही निषेचन की क्रिया अंडे और स्पर्म के बीच में हो जाती है। तो इस तरह से बॉडी के बाहर जो निषेचन होगा उसको क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन। और अंतर निषेचन दूसरा प्रकार का जो है निषेचन की क्रिया, उसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया जंतु के शरीर के अंदर होती है। तो जंतु के शरीर के अंदर छिपकली, कबूतर, कुत्ता, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग जिसमें मनुष्य भी है, उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी बॉडी के अंदर ही निषेचन की क्रिया होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि लैंगिक प्रजनन हम लोग जो पढ़े उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो फर्स्ट है लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतान में माता पिता दोनों के गुण का समावेश होता है, क्योंकि दोनों के गैमीट फर्टिलाइज होके बनाते हैं जाइगोट और नए जीव की उत्पत्ति हो, इसलिए दोनों के गुण उसमें होंगे। दूसरा क्या है, प्रजनन की यह उन्नत विधि है, सबसे उन्नत विधि का ये प्रजनन क्रिया है। तीसरा क्या है, इस क्रिया में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर हम लोग देखे थे, है ना। तो जिसके कारण जो संतान उत्पन्न होती है उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है और विभिन्नता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो 4 नंबर क्या है, इससे उत्पन्न जीवों में वातावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता ज़्यादा होती है। 5वां क्या है, संतान अधिक स्वस्थ, प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है उसमें। और 6ठा क्या है, चूँकि यहाँ पे विभिन्नता उत्पन्न होती है इसलिए ये क्रमिक विकास में सहायक होते हैं। तो हम लोग सेक्सुअल या लैंगिक प्रजनन के बारे में देख लिए। अब चौथा प्रकार का जो सेक्सुअल उसको क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस एक अलग टाइप का प्रजनन क्रिया है जो करीब करीब अलैंगिक प्रजनन के ही तरह होता है। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों का ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, फीमेल ही यानी मादा जो है उससे ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो देखो, यह प्रजनन की वह विधि है जिसमें अंडा बिना निषेचित हुए, निषेचित कब होगा, जब मेल गैमीट के साथ फ्यूज़न होगा। तो मेल गैमीट का यहाँ ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि अंडा जो है वो बिना निषेचन क्रिया किए ही अनिषेचित अंडा से ही नए जीव का विकास कर लेता है। तो अकेला पेरेंट द्वारा, जो कि मादा है, उसी के द्वारा प्रजनन की क्रिया यहाँ पे हो जाती है। अब इसके जो गुण हैं, जो दोष हैं, वो करीब करीब अलैंगिक प्रजनन के समान ही होते हैं। जो अलैंगिक प्रजनन में जो गुण पाए जाते हैं संतान में, उसी तरह का इसमें भी होता है और दोष भी उसी तरह के होते हैं। और प्रायः अमेरुदंडी प्राणी में ये पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। उदाहरण देखो, कुछ मेरुदंडी में भी पाया जाता है लेकिन बहुत कम। तो उदाहरण देखो, जैसे जंतु में मधुमक्खी में जो नर मधुमक्खी का जो विकास होता है, जो उत्पत्ति होती है, वो इसी क्रिया द्वारा होती है। चींटी, बर्रे, आर्थ्रोपोडा जो संधिपाद प्राणी हैं, उनमें भी यह क्रिया देखी जाती है। सरीसृप वर्ग में कुछ में देखा जाता है और पौधों में स्पाइरोगाइरा म्यूकर में भी इस तरह की क्रिया देखी जाती है। अब हम लोग चारों प्रकार के रिप्रोडक्शन के बारे में देख लिए हैं, अब हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा तीनों में कंपेयर, तीन में पार्थेनोजेनेसिस तो बिल्कुल अलग प्रकार का है, तो हम लोग तीनों में वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन के बारे में एक बार रिवीजन करते हुए तीनों में अंतर देखेंगे। तो वर्धी प्रजनन क्या है, यह केवल पौधों में होता है। अलैंगिक प्रजनन क्या है, यह पौधों और जंतुओं दोनों में होता है। और लैंगिक प्रजनन क्या है, ये भी दोनों में, पौधों और जंतुओं दोनों में होता है। दूसरा अंतर क्या है कि वर्धी प्रजनन जो है वो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों विधियों द्वारा होता है, जबकि अलैंगिक प्रजनन जो है वो प्राकृतिक विधि द्वारा ही होता है और लैंगिक प्रजनन प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों विधियों द्वारा कराया जा सकता है। थर्ड है कि यह पौधों के वर्धी भागों द्वारा होता है।
वर्धी प्रजनन जो है वो क्या से होता है? पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा होता है। जबकि अलैंगिक जनन की इकाई क्या होती है? स्पोर। और इसके अलावा कुछ अन्य रचनाएं भी हैं और बॉडी का जो विखंडन, ये सब होके भी अलैंगिक प्रजनन होता है। और लैंगिक प्रजनन की जनन इकाई क्या है? गैमीट। नर और मादा गैमीट्स के द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है। चौथा पॉइंट्स क्या है कि इस विधि में अर्धसूत्री विभाजन का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में भी अर्धसूत्री विभाजन जरूरी नहीं होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होना बहुत ही जरूरी है। बिना अर्धसूत्री विभाजन के लैंगिक प्रजनन की क्रिया नहीं होगी। पांचवा देखो, जाइगोट का निर्माण नहीं होता है वर्धी प्रजनन में, और अलैंगिक प्रजनन में भी जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में जाइगोट का निर्माण होता है। 6 नंबर देखो, पुत्री पौधा हमेशा अपने मातृ पौधे के समान होगा। वर्धी प्रजनन में हम लोग देखे थे कि पुत्री जो पौधा बनेगा वो मातृ पौधे के समान, अपने जनक के समान होगा, जिसके कारण इसमें विभिन्नता नहीं होती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है? सेम, अपने जनक के समान, और यहाँ भी विभिन्नता नहीं देखी जाती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें चूँकि माता पिता दोनों से उत्पन्न गैमीट का संयोग होता है, अतः दोनों के गुण संतान में आते हैं, और जिससे यहाँ पे विभिन्नता दिखलाई पड़ती है, विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। 7वां पॉइंट देखो, इससे उत्पन्न वर्धी प्रजनन से उत्पन्न पौधों में अनुकूलन की क्षमता कम होती है। जबकि और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो संतान उत्पन्न होते हैं, जो पौधे उत्पन्न होते हैं, उनमें भी अनुकूलन की क्षमता कम होती है, जबकि लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों में अधिक अनुकूलन की क्षमता होती है। तो इस प्रकार हम लोगों का प्रजनन क्रिया जो है वो ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरे टॉपिक में जाएंगे।